इसराइल का ईरान के ऊपर ज़ालिमाना हमला, और ज़ालिमाना इसलिए है कि उसकी जितना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहे हैं। उसका आर्मी चीफ उसको शहीद कर दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो साइंटिस्ट थे, उनके की फिगर्स थे, उनको टारगेट असैसिनेशंस की हैं। इसी तरीके से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो हेड हैं उसको असैसिनेट कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सबक हैं जिसको सीखना चाहिए। दुनिया में रहम करके आपको ज़िंदा कोई नहीं छोड़ता, अपना आप बचाव करना पड़ता है। पहले तो घर के अंदर जितने उनके वो बैठे हुए हैं ना, स्पाइज़, इसराइल के जितने जासूस बैठे हुए हैं, वो एक लम्हा फ़िक्री है। किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अगर दुश्मन के जासूस बैठे हुए हैं और आपका एलानिया खुला दुश्मन है जिससे कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं। जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी वाली कैफियत है। इंडिया ने हमारे ऊपर हमला करना है, हमें पता है, और अभी भी सूरत हाल वही है। तो अगर हम उससे आंखें बंद कर लें तो इससे बड़ी हमाकत हो नहीं सकती। वैसी सूरत हाल इस वक्त ईरान के अंदर है। एक तो वहाँ पर कोई 9,000 के करीब ज्यूइश पॉपुलेशन है, वो एक फैक्टर होगा। लेकिन बहुत सारी इतलात ये भी हैं कि वहाँ जो इंडियन पूरा नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो कंपनी थी, ट्रेड भी कर रही थी, तिजारत भी कर रही थी, लेकिन वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में जासूसी का नेटवर्क भी फैलाते थे, जिसमें हमने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें ईरान के मुखालिफ ये मौका जैसे ही बना तो वो इसराइल के लिए वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बन गया। 5 उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऐसे असैसिनेट किया है कि उनकी कारों के अंदर बम लगाए हैं और वो बम फट गए हैं, जैसी गाड़ियाँ चलानी शुरू की हैं। जो कुछ उनके हेड्स थे, उनके जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर वो बैठे हुए थे, ऊपर से ड्रोन आया और ड्रोन ने वो हेलफायर मिसाइल उसी कमरे में फायर किया जहाँ वो पर्सनैलिटी थी और उसको शहीद कर दिया। तो इतनी ज़्यादा अगर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। पहले इस्माइल हानिया का वाक़या भी इसी तरीके से हुआ था और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सेटअप था जिसके अंदर वो बैठे हुए थे और वहीं पे ऐसे ही एक मिसाइल आया था और उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में सीखने के लिए एक मौका है कि अगर घर को इतना खुला छोड़ेंगे कि उसके सारे दरवाजे खिड़कियां दुश्मन के लिए खुले हैं, वो अंदर से कूद आए, अंदर से उसके मिसाइल भी आ गए, ड्रोन भी आ गए, अंदर आके उनके ड्रोन वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, आपके सिस्टम को भी जैम कर रहे हैं, जासूस भी बैठे हैं जो कारों में बम भी लगा रहे हैं, वो जगहों की भी निशानदेही कर रहे हैं जहाँ आपकी की फिगर्स बैठे हैं, तो फिर मुल्क को बचाने का कोई तरीकाकार नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसराइली काम जो है उसकी पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, उनके की लीडर्स उनको असैसिनेट किया, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अभी तक ईरान जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी में उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि अपना एटमी हथियार बना सके या एटमी धमाका किया हो उसने। इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है। तो दोनों का अगर मुआवजा देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त बुरी पोजीशन इसराइल की होनी चाहिए, लेकिन वो ईरान के ऊपर ये कहकर हमला कर रहा है कि इसके प्रोग्राम से मुझे ख़तरा है। भाई तेरे प्रोग्राम से बाकी मुस्लिम दुनिया को क्यों नहीं ख़तरा? गज़ा के अंदर 55,000 मुसलमान शहीद कर दिया, लेबनान सीरिया के अंदर जो तबाही फेरी उसका कोई हाल नहीं है। तो लेकिन ख़तरा किससे है? ईरान के प्रोग्राम से। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछेंगे कि पाकिस्तान के सामने क्या हिकमत है। हमारा ख़तरा इंडिया वाला भी टला नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि माजी के अंदर जो 2 मौक़िया है उसमें इसराइल और इंडिया का गठजोड़, हमें वज़ीर आज़म ने बताया कि इनका गठजोड़ था। अभी भी पहलगाम वाले वाक़े के अंदर भी मौजूदा वज़ीर आज़म ने बताया कि वहाँ पर श्रीनगर के अंदर इसराइली एडवाइज़र्स भी बैठे हुए थे और उनके इक्विपमेंट भी यूज़ हुआ। माजी के अंदर जो पहला वाक़या था पुलवामा के बाद, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही बात हमें बताई कि एक मिसाइल हमले का ख़तरा था जिसमें इसराइली हथियार और उनके जहाज़ भी इस्तेमाल होने वाले का ख़तरा था, और फिर पूरी दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स को इतला दी गई और वो मामला रुक गया। तो ये आपको दोबारा ख़तरा आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में दोबारा उसका सामना करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान की तैयारी उस मामले में 100% रहनी चाहिए। हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आज जो शुरका हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, सेनेटर फैसल वाडा पॉलिटिशियन हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इजाज़ महमूद साहब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हमारे साथ हैं, सबको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तारिक चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपकी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि एक ऐसे प्रोग्राम के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के ऊपर काम करें कि पाकिस्तान के दिफा को और मौजूदा जो ख़तरात हैं इस रीजन के अंदर उसको सामने रखते हुए अपनी पेशबंदी करें। कोई इस हवाले से काम कर रहे हैं आप? बयानात से बढ़ के ये काम करने की ज़रूरत है आपका, कुछ जैसे वो वॉर गेमिंग करते हैं ना, वॉर गेमिंग इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा ही एक हकीकत पसंदाना और फैक्ट बेस्ड जो है वो तज्ज़िया किया है जो सूरत हाल इस वक्त ईरान में है। और इस वक्त जो जदीद जंगी आपने देखा है कि आलात इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे एक तो हमने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई उसमें भी आपने देखा, अल्लाह ताला की ज़ात ने उस पर बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को हर मरहले और हर शोबे के ऊपर बरतरी और फोकियत दी। लेकिन अब जो आप ईरान में देख रहे हैं ये मामला वाकई बहुत काबिल फ़िक्र है और बड़ा ही अफसोसनाक भी है
कि ईरान के अंदर मौजूद उनके लोग बाकायदा काम कर रहे थे पहले, और ऐसा नहीं हुआ कि जितनी जगह के ऊपर जो है ये उन्होंने उनके कमांडर्स या इनके जो साइंटिस्ट थे उन पे हमला किया। कोई सारे पहले तो ये था कि शायद इन्होंने मिसाइल अटैक्स किए हैं या इन्होंने तैयारों के ज़रिए जो है वो मिसाइल मारे हैं, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ड्रोन्स और प्लस जो है वो धमाका खेज़ मवाद और इस तरह के बाकी इंटेलिजेंस की चीज़ें, वो उनके लोग जासूस आप कहें उनको, वो यहाँ पहले से मौजूद हैं। फाइटर जेट्स भी यूज हुए, सारा कुछ किया, इस्तेमाल हुए, जो उनके अपने लोग भी हैं और प्लस जो लोकल भी लोग उन्होंने साथ को शामिल किए हैं। ये एक बड़ी ही ऐसी सूरत हाल है कि जो बड़ी ही फिक्र अंगेज़ है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ईरान को बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, और अभी देखें कि इस वक्त जबकि वो बड़ी चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, हमने अपनी हर तरह की एक आप ये कहें कि सपोर्ट पाकिस्तान की कौम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, उनकी आवाम को, उनकी गवर्नमेंट को हर हवाले से और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमने ये कहा है कि हमारी ये जो इखलाकी सपोर्ट है, ये जो OSCE है उसका इजलास होना चाहिए, उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए, और ये जो जारियत है ये सिर्फ उम्मत मुसलमान की बात भी नहीं हमें करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तरफ। कि आप देखें, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करते हैं, आप हर मुल्क की सोवरेंटी की बात करते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की बात करते हैं, ये जो खुल्लम खिला खराफर्जी हो रही है इसमें तो मुस्लिम उम्मा को छोड़ें, आप देखें कि वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है, उसके ऊपर किस तरह दूसरा मुल्क जो है ज़बरदस्ती एक जंग मुसल्लत कर रहा है, और इंटरनेशनल कुव्वतें सारी जो हैं वो सोई हुई हैं। एक तो ये बात है, सोई नहीं हुई है, वो इसराइल की मदद कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी अब बात यह है जो आपने पाकिस्तान की बात की है, देखिए जिस तरह इंडिया ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, और जिस तरह मैंने कहा कि हर शोबे में उसमें 2-3 चीज़ें थीं। यानी सबसे पहले हमने उनके तैयारे गिराए, राफेल तैयारे जिसमें 4 शामिल थे, फिर उसके बाद हमने जिस तरह अपना एक साइबर वॉर में उनके सिस्टम को हमने जो है वो जैम किया, उनके डिफेंस सिस्टम को जैम किया। उसके बाद जो हमारे मिसाइल गए उनके मुख्तलिफ़ ठिकानों के ऊपर, 100 से ज़्यादा इंडियंस से उनकी हलाकतें हुई हैं, और मिलिट्री के लोग उनकी हर बेस के ऊपर जो है, जो बॉर्डर के ऊपर उनके गाँव थे, हमारे मिसाइल गए हैं, वो उनको तोड़ नहीं कर सके। तो ये तो था वो वारफेयर जो हम सब ने देखा है, और अल्लाह ने हमें इसमें लेकिन अब जिस ख़तरे की ओर आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी उस दिन बजट इजलास के दौरान कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में भी ये बात की है कि मार्काए हक जो है वो जारी है, बनियानुल मरसूस ख़त्म हुआ है जो कि उस जंग का नाम था, लेकिन जो मार्काए हक है वो भी जारी है। अभी सीज़ फायर हुआ है, अभी जंग बंदी नहीं हुई है। मैं इसकी तरफ दोबारा आपकी तरफ आपको लेकर आता हूँ। पहले मैं बॉर्डर साहब से भी चाहूँगा, ये जो ईरान वाला चैलेंज है इसके ऊपर आप भी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हिकमत अमली अपनानी चाहिए। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि वॉर किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर हो, एक साइड हो या 20 साइड हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमने शिकस्त दी है हिंदुस्तान को भी इस बार, बल्कि हिंदुस्तान से तो जान कोई नहीं छुड़ा पा रहा था मोदी की, हमारे चीफ ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। नंबर 3 सर ये कि हमारे लिए सबसे एक वो कहते हैं ना सर, जब फेलियर होता है तब भी अपॉर्चुनिटी होती है, और जब आपका भी कोई दुश्मन हो तब भी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये कि जिस वक्त फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था उस वक्त सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को साथ होना चाहिए था, यूनाइट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम उस वक्त यूनाइटेड नहीं थे, डिवाइडेड थे, और वो हिकमत अमली हमने नहीं अपनाई, तो उसकी वजह से उसको और शय मिली। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे पास इस एनिमी इजराइल हमारा दुश्मन है, तो इसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और ईरान के साथ जो सिचुएशन है उसके अंदर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम मीडिएटर, आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करें, डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर हम आवाज़ बुलंद करें, इसको लेके जाएं मुस्लिम उम्मा की तरफ फोरम्स के ऊपर, और इसका बेनिफिट ईरान को ही सिर्फ नहीं होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा, इस खत्ते को होगा। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन अभी हुई है। अगर आप पहले पाकिस्तान इंडिया की टेंशन थी, वो भी इस खत्ते के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन अभी वहीं पे है, खत्म नहीं हुई है। ये आपकी बात से छोटा सा पॉज है। मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन हमें उसमें मुतमईन इसलिए रहना चाहिए अल्लाह की मेहरबानी से कि हमारी फ़ौज, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी फुली तैयार है, और वो इसको ईज़ ऑफ करके नहीं बैठी हुई, वो हर मिनट लम्हा उसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरी भी खदशात है, मेरी ख्वाहिश होगी, मैं गलत हूँ, कि कुछ ना कुछ ड्रामा हो सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा सर ये वर्ड ना, अगर तो मोदी की हुकूमत गिर जाए तो फिर तो आप इसको स्केल डाउन कर दीजिएगा, नहीं तो ये इसका स्केल अभी ऊपर ही है। देखिए फिर तो
मोदी की हुकूमत भी जाएगी, मोदी का सर भी जाएगा अगर आप कोई एडवेंचर उन्होंने किया, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज़ पूरी दुनिया में सराही गई है। मतलब अब तो हमारा वो हाल हो गया है कि पाकिस्तान जिस जगह पे फोर्सेस हाथ रख दे, उस कंपनी का, उस ब्रांड का शेयर आसमान पे चला है तो उसकी मांग पूरी दुनिया बन जाती है। चाइनीज इक्विपमेंट की पूरी दुनिया में मार्केट बढ़ गई, यूरोपियन की गिर गई है। जितना चाइना ने हमें नेक नीयत से सपोर्ट किया था, हमने नेक नीयत से ऑटोमेटिकली रिटर्न दे दिया, जिसकी वजह से जितनी वो मार्केटिंग नहीं कर सके अपनी अच्छी प्रोडक्ट की, वो पाकिस्तान के फोर्सेज ने जो कमाल का किया, उसमें एयरफोर्स का एक बहुत सॉलिड हाथ है और उनको जितना भी क्रेडिट दिया कम जाए। और सिपह सलार ने भी हिमाचल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें।